तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पारिस्थितिकी तंत्र। ओके, पारिस्थितिकी तंत्र को सर्वप्रथम 1935 में आर्थर टांसले ने परिभाषित करने का प्रयास किया। तो तंत्र का आ जाए, सिस्टम का आ जाए ट्रांसले, और मैंने कहा था एसटी करके याद कर लीजिए, क्योंकि देखिए कन्फ्यूजन रहता है और उस कन्फ्यूजन को जो है आप इसी तरह से निकाल सकते हैं, क्योंकि आप ट्रांसले और हैकल और नेक्स्ट हैकल जो है उसमें कंफ्यूज रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि नेम जैसे इकोलॉजी और इकोसिस्टम है, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज करेगा। तो ऑब्वियस इस तरह से आर्थर ट्रांसले करके याद कर लेंगे एसटी करके। ओके, सिस्टम से आगे बढ़ के ट्रांसलेटर तक पहुंच जाएंगे। पारिस्थितिकी तंत्र जीवित प्राणियों का, यूं कहें कि प्रजातियों की जनसंख्याओं का एक आत्म विनियम समुदाय है ना, जो परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और उनसे प्रभावित होते भी हैं, है ना। ये निर्जीव और भौतिक पर्यावरण के साथ पदार्थ और ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र और सागर पारिस्थितिकी तंत्र, यहाँ तक कि झाड़ियाँ का झुरमुट भी पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है। ओके, एक मुक्त पारिस्थितिकी तंत्र वह होता है जहाँ ऊर्जा और पदार्थ का बाह्य संसार के साथ मुक्त आदान प्रदान है। जहाँ वन पारिस्थितिकी तंत्र में यह आदान प्रदान बिल्कुल भी नहीं या नाम मात्र का होता है। ओके, तो सिंपल सी बात है, पारिस्थितिकी तंत्र में, इकोसिस्टम में, हाँ, जितने जीव हैं और साथ ही साथ नॉन लिविंग थिंग भी है, हाँ, जीवित और उसको क्या कह सकते हैं, नॉन लिविंग को मृत, हाँ, मृत तो नहीं कह सकते हैं, अब ऊर्जा हो गया, मतलब भौतिक चीज कह सकते हैं, है ना। भौतिक हो गया, मिट्टी हो गई, हाँ जैविक और जैविक। हाँ हाँ, ये जैविक और अजैविक, ये भी ठीक लग रहा है ना। जैविक अजैविक, तो अजैविक में ये देखिए भौतिक तत्वों की बात करें, मिट्टी, पानी, ऊर्जा, है ना, इस तरह की चीज, तो ये भी पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। ऐसा नहीं कि ये नहीं है, सिर्फ मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, या पेड़ पौधे हैं, जीवित जो हैं तो वो तो हैं ही, साथ ही साथ आपके भौतिक पर्यावरण भी है, और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। क्या हम पानी से प्रभावित नहीं होते? होते हैं, हाँ, या फिर एक पौधा पानी से प्रभावित नहीं होता? होता ही है। ओके, या फिर आप मिट्टी से प्रभावित नहीं होते? होते हैं भाई, है ना। जैसे आप, हमें पता है कि हाँ, जलोढ़ मिट्टी में कौन सा फसल ज़्यादा आएगा, काली मिट्टी में कौन सा फसल ज़्यादा आएगा, तो मिट्टी भी प्रभावित कर रहा है ना। या फिर रेगिस्तान में कैसा फसल उगेगा, हालांकि रेगिस्तान में फसल तो कम ही उगता है, लेकिन कुछ तो फसल आता है, हाँ, वो वहाँ किस तरह के फसल होंगे, पहाड़ी एरिया में किस तरह का फसल होगा, ओके, या किस तरह के वनस्पति होंगे, तो ये प्रभावित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और पहाड़ी एरिया में मौसम भी कैसी है, मौसम, बहुत सारी बातें भी आप देख पा रहे होते हैं। ओके, और ऊर्जा की जहाँ तक बात है, तो ऊर्जा जैसे अब सूर्य से ऊर्जा लिया जाता है ना, सूर्य से ऊर्जा लिया गया, है ना, तो ऊर्जा का आदान प्रदान हुआ कि नहीं। जैसे हमने पहले तो सूर्य से पौधा ने ऊर्जा लिया, है ना, फिर पौधे से हमने कुछ खाया तो हमें कुछ ऊर्जा मिला, तो ऊर्जा का भी तो आदान प्रदान हो रहा है ना। तो ये मुक्त पारिस्थितिकी तंत्र है। ओके, और बंद पारिस्थितिकी तंत्र है जहाँ ना के बराबर हो, है ना। तो हम लोग मुख्य रूप से मुक्त पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ेंगे जहाँ ऊर्जा का आदान प्रदान आराम से होता है। जीव मंडल देखते हैं, तो ये पारिस्थितिकी तंत्र में गुड मॉर्निंग ये सर। ये गुड मॉर्निंग, पारिस्थितिकी तंत्र में यही आप याद रखेंगे ना, कि भौतिक और जो जैविक चीज है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हुए नजर आते हैं, है ना, और ऊर्जा का आदान प्रदान भी होते रहता है। इस ग्रह पर सभी पारिस्थितिकी तंत्र परस्पर जुड़े हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। हाँ, जैव मंडल पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त 30 किलोमीटर मोटी वायु, जल, स्थल, मृदा तथा सेल युक्त एक जीवनदायी परत है, जिसके अंतर्गत पादपों और जंतुओं का जीवन संभव होता है। सामान्यतः जैवमंडल में हर पृथ्वी के हर उस अंग का समावेश है जहाँ जीवन पनपता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, जैवमंडल बायोस्फीयर की बात है। तो आप देख पाएंगे, है ना। तो ये देखिए, वायु, जल, स्थल, मृदा, सेल युक्त एक जीवनदायी परत है जैवमंडल। ओके, और ये बात वास्तविक कह रहा है कि 30 मीटर मोटी परत है। ओके, मतलब 30 किलोमीटर मोटी परत है जैवमंडल के अंतर्गत अपने
पृथ्वी में जहाँ आप मौजूद हैं उससे ऊपर 30 मीटर ऊपर तक, 30 किलोमीटर ऊपर तक जाइए। ओके, तो वो जैवमंडल का पार्ट में, जैवमंडल में ये आप देख पा रहे हैं ना, वायु भौतिक चीज हुआ, जल भी भौतिक चीज हुआ, स्थल भी भौतिक चीज हुआ, मृदा भी, सेल भी, है ना। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि पौधे और जंतु तो मौजूद हैं ही। ओके, तो जैवमंडल के अंतर्गत ये है। अब देखिए मेन रूप से यहाँ से आएगा पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं। ओके, हालांकि प्रश्न बिल्कुल यहाँ से नहीं पूछेगा, पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताओं से बिल्कुल प्रश्न नहीं। प्रश्न कहाँ से आएगा, हम आपको दिखाएंगे प्रश्न कहाँ से आएगा। ओके, इसका पीवाई क्यों भेज दूंगा, अभी तक बनाया नहीं हूँ तो दूंगा। जैसे एजुकेशन में आप लोग कर रही कि नहीं, हायर एजुकेशन? कॉल तो नहीं किए सर, परसों ही किए थे। हाँ, तो 80 प्रश्न है तो एक दिन दीजिए, 2-3 घंटा कर डालिए, है ना। एक दिन नहीं दे सकते, 2-3 दिन में कर लीजिए, लेकिन कर लीजिए, वो काम आएगा, है ना। चलिए, पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं, क्या क्या विशेषता है देखते हैं। सुनिश्चित कार्यशील क्षेत्रीय इकाई सभी जीवधारियों एवं उनके भौतिक पर्यावरण के सकल योग का प्रतिनिधित्व करता है। अब ऐसा हिंदी लिख दिया है जिसे समझने में भी आपको दिक्कत हो रही होगी। सुनिश्चित कार्यशील क्षेत्रीय इकाई सभी जीवधारियों एवं उनके भौतिक पर्यावरण के सकल योग का प्रतिनिधित्व, है ना। तो इसमें क्या होता है कि आपके पारिस्थितिकी तंत्र में, है ना, यह सभी जीवधारी, एक जीवधारी नहीं लिखा हुआ है, हाँ, सभी जीवधारी। और साथ ही साथ मैंने कहा था भौतिक पर्यावरण, हाँ, भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आप क्या देख रहे थे, मिट्टी, पानी, हवा, हाँ, सूर्य का प्रकाश, ऊर्जा संबंधित जो चीज आप देखे थे वही आपका भौतिक पर्यावरण है। तो सकल योग, है ना, सकल योग तो इन दोनों का योग जहाँ भी मौजूद रहेगा उसी को हम लोग कहेंगे पारिस्थितिकी तंत्र, है ना। और ये यूनिट की तरह काम करता है ना, एक यूनिट। यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र अलग है, हाँ, शिमला का पारिस्थितिकी तंत्र अलग होगा, आपके एरिया का हो सकता है पारिस्थितिकी तंत्र अलग हो, हमारे एरिया का अलग, एरिया का अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ओके, चलिए और थोड़ा सा देखते हैं। जैविक, तीन मूल संगठक, जैविक जिसे बायोम कहा जा रहा है, वही जितने भी जीव जंतु है और पेड़ पौधे हैं वही जैविक संगठक हो गए, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के। अजैविक या भौतिक, है ना, तो उसमें आप देखेंगे स्थल, जल और वायु, है ना। उसके बाद ऊर्जा। तो तीन महत्वपूर्ण घटक है, क्या क्या, एक तो बायोम हो गया, जैविक हो गया, तो जैविक में आप देख पा रहे हैं जीव जंतु प्लस पेड़ पौधे। ओके, अजैविक में वही आप देख पा रहे हैं स्थल, जल और वायु। और फिर ऊर्जा, देखिए आप लोग जैसे ही पारिस्थितिकी तंत्र आएगा ना, तो आप ये दो चीज कभी गलत नहीं करेंगे। जैविक संगठक और अजैविक संगठक के अंतर्गत आप स्थल, जल और वायु को देख रहे हैं, लेकिन हमारे, और एक है सर, हाँ, स्थल, जल, वायु और प्रकाश, खनिज तत्व। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। खनिज तत्व भी वही है कि, ठीक है, खनिज तत्व आप कह रही हैं। प्रकाश भी है। तो प्रकाश को हम ना ऊर्जा वाले सेक्शन में रख सकते हैं, है ना। ओके, तो आप लोग सब कुछ भूलेंगे, है ना, लेकिन मतलब ये दोनों याद रखेंगे आप, जैविक और अजैविक लोग याद रखते हैं, लेकिन ऊर्जा वाला सेक्शन भूल जाते हैं कि भाई परिस्थिति के अंतर्गत ऊर्जा भी आता है। आप लोग इसको भूलते हैं, तो इसको आप नोटिस करके देखेंगे कि तीसरा महत्वपूर्ण घटक जो है वो ऊर्जा भी है ना। कि ऐसा नहीं कि क्योंकि हमारे दिमाग में आता ही नहीं कि ऊर्जा क्या होगा, तो होगा कहाँ से आएगा, है ना। लेकिन आपको, आप पढ़े हैं कि भाई प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ती है ना। तो सूर्य का प्रकाश क्या करता है, ऊर्जा ही तो देता है ना। और दूसरी तरफ आप कोई चीज खाते हैं तो भाई कहते हैं ना एनर्जी मिल रहा है, तो क्यों, किस तरह से, है ना। तो ये ऊर्जा का आदान प्रदान भी हो रहा होता है पारिस्थितिकी तंत्र में, इसको मत भूलिएगा आप लोग। ऊर्जा, जैविक तथा भौतिक संगठनों के मध्य जटिल पारिस्थितिकी अनुक्रियाएं। ओके, तो इन सभी के बीच जटिल पारिस्थितिकी अनुक्रियाएं होते हैं। अब आप जो है बायोलॉजी में टिश्यू चैप्टर पढ़ रहे थे, है ना, तो वहाँ कई सारे देख रहे थे जाइलम फ्लोएम किस तरह से वर्क कर रहा था, या फिर
और भी चीज़ें जब सेल पर रहे थे तो वहाँ के किस तरह की चीज़ें हो रही थी आप सारे देखे। और ऊर्जा ऊर्जा का गेम वहाँ भी था। ऐसा था कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं था कि ऊर्जा कुछ कर ही नहीं रहा था। आप माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे थे, है ना। आप जो है क्लोरोप्लास्ट पढ़ रहे थे। ये सभी ऊर्जा के यूज को ही दर्शाता है। ओके। मुक्त तंत्र है ये। मुक्त तंत्र वही है कि भाई एक ऐसा, अब सूर्य सूर्य कितना दूर है ना, लेकिन सूर्य से ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। दूसरी तरफ मनुष्य है ना। तो ये पेड़ पौधे इनसे ऊर्जा लेते हैं, है ना। ओके। उसके बाद मनुष्य के अवशिष्ट जो हैं या फिर जीव जंतुओं के अवशिष्ट हैं, है ना, इनको ऊर्जा प्रदान करता है। तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का एक्सचेंज हो रहा होता है, और जैसे ही ऊर्जा का एक्सचेंज होगा तो उसको हम लोग ओपन सिस्टम, मुक्त तंत्र कहेंगे। ओके। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधनों का प्रतिनिधित्व करता है। ओके। तो प्राकृतिक संसाधनों का प्रतिनिधित्व करने का मतलब यही है कि भाई हाँ, पेड़ पौधा कैसा है, मिट्टी कैसी है, वायु कैसा है, पानी कैसा है, इस तरह के मतलब प्राकृतिक संसाधन भी है। इवन प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आप ये भी देखेंगे कि न खनिज खनिज जो आप कह रहे थे, खनिज लवण, है ना। वहाँ कौन सा खनिज मौजूद है। ओके। और कई बार खनिज की मौजूदगी भी उस पारिस्थितिकी तंत्र को डिस्टर्ब करता है। जैसे हसदेव का जंगल हो गया, है ना, खनिज मौजूद था, है ना, कोयला जो भी कह लीजिए, तो जो भी मौजूद था तो कहीं ना कहीं प्रभावित तो करता है खनिज भी। पारिस्थितिकी तंत्र को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। ओके। तो जलीय और स्थलीय में विभाजित कर सकते हैं। तो देखिए, मोटा मोटी आप जो समझी हैं पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं, तो देखिए मेन रूप से दो पॉइंट है ना। दो ही पॉइंट है, उसी को घुमा फिरा के ऐसे ऐसे लिखा जा रहा है ना। तो कोई मुझे बताएंगे क्या मेन रूप से क्या सीखी है पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं, या पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझ रही हैं। चांदनी जी बताना चाह रही हैं, बताइए। चांदनी जी नहीं बताना चाह रही हैं, तो पुष्पम आप ही बता दीजिए, क्या कुछ समझ आ रहा था या नहीं, मतलब आया या नहीं, है ना। हम्म। हमारे ये दो घटक होते हैं, हम्म। जैविक घटक और जैविक घटक। हम्म। इसमें जैविक में हम लोग पेड़ पौधे और जीव जंतु शामिल हैं, हम्म। और जैविक में मृदा जलवायु ये सब है। और इसमें ऊर्जा का प्रवाह होता है। हाँ, चलिए, मेन रूप से यही है। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। ओके। तो जैविक और अजैविक घटक आपको दिखाया गया था। तो देखिए, अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है ना। हम लोग चाहें तो इसको इग्नोर भी करके आगे भी बढ़ सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ सकते हैं। जैविक घटक, पर्यावरण के जैविक घटक या क्या लिखा है, कारक मिलकर जैविक पर्यावरण की रचना करते हैं। इसके अंतर्गत उत्पादनकर्ता और उपभोक्ता आते हैं। तो उत्पादनकर्ता का मतलब यहाँ पौधे हैं, है ना, पेड़ पौधे। जीव जंतु है ना। तो जैविक घटक के अंतर्गत ये दोनों आते हैं, है ना, जो उत्पादनकर्ता भी हैं और साथ ही साथ उपभोक्ता भी है। उत्पादनकर्ता वे जीव जो अपना भोजन स्वयं उत्पन्न कर सकते हैं, उनको उत्पादक कहा जाता है। हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में दो परिवर्तन होते हैं, और कार्बनिक यौगिक का कार्बनिक यौगिक में परिवर्तन होता है, और अकार्बनिक का कार्बनिक यौगिक में परिवर्तन होता है। ठीक। और दूसरी तरफ सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो ये दो चीज होता है, एक अकार्बनिक यौगिक कार्बनिक यौगिक में परिवर्तन हो जाता है। अब H2O का यूज होता है कि नहीं, जल का यूज होता है कि नहीं, है ना। तो वो जी। यहाँ कार्बन की मौजूदगी है नहीं है, लेकिन इसमें आप देखते हैं कि इधर से CO2 लिया जाता है ना। और सब मिलके क्या होता है, आप देखते हैं ग्लूकोज C6H12O6 बन जाता है ना, C6H12O6 बनता है
है ना। तो ये सी जो है ना, सी की मौजूदगी बताता है कि जैसे H2O जैसे चीज़ हम कार्बनिक यौगिक में बदलते हुए देखते हैं, तो यही होता है ओके प्रकाश संश्लेषण में। दूसरी तरफ सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ओके, तो सौर ऊर्जा एक केमिकल की तरह काम करने लगता है। ओके, तभी जाके आपका जो है C6H12O6 बन पाता है। ओके, तो ये चीज़ आप देख पा रहे हैं। तो दो चीज़ हुआ, हालांकि कभी पूछेगा नहीं ये, बस उत्पादनकर्ता और उपभोक्ता आपको माइंड में रखना है कि यही हमारा जैविक घटक है। उपभोक्ता में देख लीजिए कौन कौन है ना। उपभोक्ता में उपभोक्ता अपने भोजन की आवश्यकता पूर्ति के लिए मूलतः उत्पादनकर्ता पर निर्भर करते हैं, और उत्पादनकर्ता का मतलब जो भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं वही उत्पादन करता है। ओके, सर हम पढ़ा रहे हो, दिख नहीं रहा PDF पर, केवल आपका फिगर दिख रहा है फोटो। ऐसा तो नहीं होगा, नहीं, अब दिखने लगा सर। है ना? अभी आप कुछ किए हैं लग रहा है। हमने कुछ नहीं किया। नहीं सर, अभी आप लग रहा है कहीं क्लिक किए हैं तो हमको दिखने लगा। चलिए कोई बात नहीं। ओके, तो शाकाहारी, शाकाहारी के अंतर्गत देख लीजिए खरगोश हो गया, बकरी हो गया, जो भी सीधा सीधा पेड़ पौधा खाता हो उसको शाकाहारी कहते हैं। और पेड़ पौधा को आप लोग प्राथमिक उत्पादक समझिए, है ना, या फिर उत्पादन करता, तो सीधा उत्पादन करता से प्राप्त करता है। ओके, तो और ये पेड़ पौधा जो खाता है ना, वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है ना। हम लोग जो है एक तरह से देखा जाए मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता भी है और द्वितीयक उपभोक्ता भी है ना। ओके, हम लोग जो हैं वो दोनों तरह के हैं। जैसे खरगोश, बकरी, गाय जो सिर्फ वो खाते हैं, घास फूस खाते हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता हुए। और जो प्राथमिक उपभोक्ता को खा ले, जैसे बकरी खा लेते हैं, इंसान भी खा लेती है इंसान भी खा लेता है बकरी, है ना। कई जगह तो गाय भी खा लेते हैं लोग, खरगोश भी खाती। इस बीच में हम गए थे ना नेपाल साइड वहाँ देख रहे थे सब खरगोश भी खा रहे हैं। ओके, तो इस तरह की चीज़ें हैं। हाँ, लेकिन खरगोश इतना क्यूट होता है, मारा कैसे जाता है। ओके, मांसाहारी, तो मांसाहारी ये आप देखिए शेर, बाघ, मेढक, छिपकली, तो ये सब मांस खाते हैं। तो द्वितीयक का मांसाहारी उपभोक्ता, है ना। तो इसमें आप देखिए जो मांस खाते हैं, है ना, तो द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। जो बड़े बड़े जैसे अब मेढक को खा ले, है ना, या फिर और भी जैसे कोई बकरी को खा ले, है ना, तो जो प्राथमिक उपभोक्ता को खा लेता है वो आपका द्वितीयक उपभोक्ता, है ना। कुछ ऐसे भी जो है द्वितीयक उपभोक्ता को भी अपना भोजन बना लेते हैं, है ना। जैसे मेढक है, मतलब यहाँ सांप ले लिए, है ना। तो सांप आराम से मेढक को खा सकता है, तो ये मेढक तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएगा। ओके, क्लियर। और मेढक जो किसको खाता है, कीट पतंगों को खाता है। कीट पतंग ऑब्वियस सी बात है ये शाकाहारी होता है। ओके, तो आप समझ लीजिए कि भाई आप इस तरह से इस सीरीज में देखेंगे। ओके, तो एक तो उत्पादन करता हो गया पेड़ पौधा, उसको खाने वाला कौन हो गया, कीट पतंग, है ना। कीट पतंग को खाने वाला कौन हो गया, मेढक, मेढक को खाने वाला हो गया सांप, है ना। तो देख लीजिए ये उत्पादन करता हो गया, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, ये द्वितीयक उपभोक्ता हो गया, और ये तृतीयक उपभोक्ता हो गया। लेकिन मैं यही चाहूँगा कि आप जो है आपके माइंड में शाकाहारियों के लिए प्राथमिक उपभोक्ता याद रहे। ओके, बाकी सिचुएशन दिया रहेगा, है ना, कि इसमें ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, तो बताइए ये क्या है। ओके, बताइए ये क्या है, ये सिचुएशन रहेगा तो आप बता लेंगे, है ना। देख लेंगे मतलब वही चीज़ होगा ना, या तो उत्पादन करता होगा, या प्राथमिक उपभोक्ता होगा, या द्वितीयक उपभोक्ता होगा, या तृतीयक उपभोक्ता होगा। आप सीरीज के अनुसार देख लेंगे, है ना। अब जैसे बाघ वाले ही केस में आते हैं, बाघ वाले केस में आते हैं, है ना। तो बाघ मान लीजिए, एक मिनट लिखने वाला ले लेता हूँ मैं। ओके, तो ये सिचुएशन क्रिएट हुआ, मान लीजिए बाघ वाला सीन हम लेते हैं। ओके, पहले घास फूस हो गया, जैसे बकरी खाएगी, है ना। बकरी को मान लीजिए जंगली कुत्ता खा गया, और जंगली कुत्ता को खा गया बाघ। ओके,
ऐसा भी हो सकता है कि बकरी को डायरेक्ट बाघ खा ले, ये भी तो पॉसिबल है। हाँ, लेकिन इस केस में यदि ये सीरीज चलेगा तो इस केस में आप आराम से गेस कर पाएंगे क्या है। उत्पादन करता हो गया घास। ओके, बकरी प्राथमिक उपभोक्ता, ये तो आपको फिक्स है ना। ऐसा तो नहीं है कि बकरी और कुछ है ना, ऐसा तो नहीं बकरी तो प्राथमिक उपभोक्ता फिक्स है ना। उसके बाद जंगली कुत्ता हो गया आपका सेकेंड उपभोक्ता, द्वितीय और ये थर्ड उपभोक्ता है ना। तृतीय। क्या हो गया? वो सर बोल रहे थे तृतीय उपभोक्ता हो गया बाघ। ठीक है, चलिए, ये क्लियर हो रहा होगा। अब बाकी सर्वहारी हैं भाई, सर्वाहारी है ना, जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया मनुष्य और कुत्ता को एक साथ रखा गया। भालू, मैना, चींटी, ये सब सर्वाहारी हैं, है ना, सर्वाहारी। आदमी की गिनती कुत्ता में। सर ऐसे भी कुत्ता जो है हम ही लोग के साथ रहता है ना। हाँ, तो वो दोनों चीज खाना सीख गया है ना। चलिए, है ना। अब मुझे अनऑफिशियली कुत्ते पालने का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। जिस कुत्ते को रेबीज का सुई नहीं लगा है, उस कुत्ते को भी पाला हूँ मैं कुतिया हमारे हमारे रूम में आके बच्चा दे दी थी, हॉस्टल में जब थे तो। इवन मैंने, जब सारे लोग रूम बंद कर लिए थे, तो मैं अपना रूम खोल दिया, है ना। जैसे ही रूम खोला हूँ, वो हमारे रूम के अंदर आके बच्चा दिए, और हम लोग आराम से कहे भाई दे लो, है ना। और उसके बाद, वो जगह खोज रही हूँ सर। हाँ, वो मुझे पता लग गया था इसीलिए मैंने अपना गेट खोल दिया, भाई देख लो, है ना। उसको सबसे सेफ जगह हमारा ही रूम लगा उसको और उसके बाद, सर वैसे भी मतलब ज्योतिष लोग ही बताते हैं कि कुत्ते को मतलब होता है ना बिस्किट कुछ भी मतलब खिलाना चाहिए उसको अच्छे से रखना चाहिए तो उससे हम ही लोग का फायदा होता है। अच्छा, चलिए, ये तो अच्छी बात है। मैंने तो खूब कुत्ते को खिलाया है, अपने लिए और बड़े ऐसा तो। हम फील भी किए हैं सर, ऐसा देखे भी हैं। ओके, चलिए, ये अच्छी बात है। अब हम लोग अब घटक देखते हैं, डिकम्पोजर देखते हैं। तो भाई चांदनी और सबीना जो भी जुड़े हैं, सबको प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और उत्पादन करता, ये सब समझ आ रहा है ना। सबीना, चांदनी, करीना। हाँ सर, हाँ सर समझ आ रहा ठीक है। है, अब हम देखते हैं सर्वहारी। जो मांस मछली और ये दोनों खाते हैं, उसको हम लोग सर्वहारी कहते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना, कि प्राथमिक उपभोक्ता को भी खा ले, ओके, और उत्पादनकर्ता को भी खा ले, ठीक। हम्म कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं अपघटक को। थोड़ा सा वही बात है ना, अपडेट किए हैं ये, और सब्जेक्टिव थोड़ा ज़्यादा हो गए हैं। पहले ये वास्तव में जो हम आपको दिखा रहे हैं, वो एक नोट्स ही तो है। हम्म चलिए, अब घटक क्या होता है। इसमें मृतोपजीवी कवक जीवाणु आते हैं। ये मृत प्राणियों और पौधों का भोजन करते हैं। हम इनको सेप्रोफाइट्स, रिड्यूसर्स आदि भी कहा जाता है। रिड्यूसर्स या सेप्रोफाइट्स भी कहते हैं डिकम्पोजर को, है ना। तो वही सीधी सीधी बात यह है कि कोई चीज़ मर जाए तो उसको, वो कोई बैक्टीरिया उस पर लग जाता है, उसको पूरा डिकम्पोज कर देता है ना। देखते ही होंगे ना कि कई बार बिल्लियां मर गई, अरे बहुत गंदा मांगती है गाय, कुछ भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो फिर उसको डिकम्पोजर से डिकम्पोज कर देते हैं। कवक और जीवाणु, ये सब, ओके। तो ये देख लीजिए, उत्पादक के बाद प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। ये जो दिखाया गया है आपको, इससे क्या समझ आ रहा है पता है। आपको समझ आना चाहिए कि उत्पादकों की संख्या अधिक है, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता की संख्या, है ना, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, है ना। अब शेर बाघ तो बहुत कम पाया जाता है ना आपको मतलब इवन गिनती पर में पता है कि भारत में कितने बाघ हैं या कितने शेर हैं, गिनती में पता रहता है।
लेकिन आपको ये पता रहता है कि भारत में कितने पेड़ पौधे हैं, ये पता नहीं रहेगा। आप एरिया वाइज देखते हैं ना, ऐसा ही आपको नहीं पता रहता है कि बकरियां कितनी हैं, नहीं पता रहता है ना, या फिर टिड टिड्डे कितने हैं, ये सब नहीं पता रहता है। लेकिन धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे तो पता चलेगा, ये आपको नंबर वाइज पता है, तो ये बहुत कम होते हैं। तो ये थोड़ा सा सीरीज भी मतलब ये आप ये जो है पिरामिड याद रखे रहिएगा कि उत्पादक नीचे रहेगा, जनसंख्या वाइज देखा जाए तो अधिक है, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता शीर्ष पर है। जो शीर्ष पर है वो कम है ना। जैसे आप देखते हैं आईएएस ऑफिसर्स हैं तो भाई कम पाए जाते हैं। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, अजैविक घटक क्या है ना। अभी तक जैविक घटक देख रहे थे, अजैविक घटक के अंतर्गत क्या आता है। हाँ, पारिस्थितिकी तंत्र में जैसे देखते हैं तो इसके अंतर्गत जो भी मतलब जैविक नहीं है वही अजैविक है ना। जैविक घटक का स्वरूप जैव जगत की भांति ही जटिल है। इसके अंतर्गत जैव जगत के प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करने वाले प्राकृतिक पर्यावरण है जो मुख्य के सभी तत्व आते हैं। अतः अजैविक घटक भी पारिस्थितिक तंत्र का विशेष महत्वपूर्ण अंग है। और इस यही बात है, इसको देख लेते हैं है ना कि अकार्बनिक में क्या क्या है। वायु है, प्रकाश है, खनिज तत्व है, मृदा, जल, ये अकार्बनिक है। हाँ, लेकिन कार्बनिक के अंतर्गत क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट आप देखें, प्रोटीन्स देखें, लिपिड्स देखें, अमीनो अम्ल देख रहे हैं, ये कार्बनिक है। ओके, और भौतिक घटक क्या है, जैसे जलवायु, ताप, ऊर्जा, प्रकाश। ओके, तो यही सब है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अजैविक घटक में आप आराम से समझ रहे हैं क्या क्या है ना। अब देखते हैं खाद्य श्रृंखला और प्राथमिक पिरामिड्स। इससे कुछ कुछ प्रश्न बन सकता है। ओके, कुछ कुछ प्रश्न बन सकता है और एक प्रश्न जरूर बनेगा। तो सर आप पढ़ा रहे हैं ना, तो ये तो पीआरटी वगैरह में भी काम आता, काम क्या पीआरटी में भी क्वेश्चन आता है इसमें। हाँ, आएगा नहीं है ना। तो मैं ये सोच रहा ना, वही पीआरटी जो है तो हमारे साथ जो भी जुड़ी हैं, जैसे रेनू हो गई, उनके उनको ये वीडियो भेज दीजिए। हाँ सर। हाँ, उनमें भी ये वीडियो डाल दिया जाएगा। आप लोग मतलब बीपीएससी तैयारी में भी डाल देते हैं, हालांकि उसमें तो नहीं आएगा ना, हम फिर लोग भी। में नहीं आता, पीआरटी में आता है सर। ठीक है, तो उनको कह देते हैं कि जुड़ जाइए, या फिर अपलोड कर देंगे उसके बैच में। रुक जाइए, थोड़ा सा पनिया पी लिया जाए। और हम थोड़ा जानबूझ के ही पी लेते हैं सर, सुबह सुबह क्या बना क्या खाया उसकी है थोड़ा, इसलिए हॉस्टल चलिए, लाइफ जो मिल गया ना, तो मन नहीं करता है कुछ, पी लेते हैं कि भूख मर जाए। ब्रश करिए, सत्तू पीजिए, एक गिलास खीरा खा लीजिए, कुछ भी खा हाँ, अरे वही लीजिए। वही लगता हम है ये भी कर रहे आपको तो पता ही है पुष्पम जी, कि लगता है थोड़ा सा कि अब नहा के खाना है, नहीं मन नहा मानता के इसलिए तो नहीं हम लोग पीते। भी खाते हैं, बिना नहाने से हमको तो वो होगा ही नहीं। कोई ना, हम इधर देखते हैं अभी है ना, खाद्य श्रृंखला और पारिस्थितिकी पिरामिड है ना, इसको देखते हैं। खाद्य श्रृंखला और पारिस्थितिकी फूड चेन देखना है, और इकोलॉजिकल पिरामिड्स, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ओके, कि पिरामिड का मतलब जो अभी देख रहे थे ना, ये भी एक पिरामिड ही तो है। अभी ये जो था पिरामिड ही तो है। ओके, तो ऐसा ही हम खाद्य श्रृंखला में देखेंगे। और ये भी मतलब ये जो आप पिरामिड्स देख पा रहे हैं, ये भी खाद्य श्रृंखला के आधार पे ही देखे हैं हम लोग। ऐसा तो नहीं है कि अलग तरीका से देखे हैं। उत्पादक कौन था, है ना, पेड़ पौधे थे, पेड़ पौधे को खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ता था, तो खाने वाले की बात करते गए तो खाद्य श्रृंखला तो यही हुआ ना। तो उसी के आधार पे हम देखते हैं। ओके, पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखलाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं तथा एक तंत्र का निर्माण करती हैं, जिसे खाद्य जाल कहा जाता है ना, फूड चेन, फूड वेब। इसको फूड चेन नहीं, फूड वेब कहेंगे। तो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल होते हैं ना। भाई ये बकरी है, ये जुड़े हुआ है घास से, है ना, और घास से टिड्डी भी जुड़ा हुआ है ना। टिड्डी को खाने वाला सांप है ना, सांप को खाने वाला कोई और है। टिड्डी को खाने वाला मेढक है, मेढक को हाँ, खाने वाला सांप है। ठीक है, हाँ सही बात है। ठीक है, ऐसे ही सांप को भी कोई खा सकता, मोर है ना, मोर को हाँ सर। कुछ और भी खाता हो। चेक। नेवला भी तो
करता है ना सर। हाँ ठीक है, तो एक इस तरह से दिन फूड देखे वेब बन छोटा जाता है। एक जाल टाइप में बनता है। छोटा सा सांप था, मेढक बहुत बड़ा था, मेढक के सांप को पकड़े हुए था। हाँ, हाँ रहता है कभी कभी। उल्टा होता है। था, वही देख कर आश्चर्य लग रहा था। होता है होता है। चलिए। सर ये 10% वाला जो है ना सर, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम्म। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या है। ओके। अच्छा, रेनू जी को मैं एक बार मैसेज कर देता हूँ, वो भी जोड़ जाए, ठीक ही रहेगा। उनको अलग से पढ़ाना नहीं पड़ेगा ना। अभी तो मैं तो ये भी सोच रहा हूँ स्टेट वाले सबको भी दे दे बैठ। खाद्य श्रृंखला और पारिस्थितिकी पिरामिड्स। ओके, तो फूड जाल क्या होता है देख लिया ना, एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो फूड जाल इस तरह से बन जाता है। खाद्य जाल में जीवों के पास वैकल्पिक व्यवस्था रहती है ना। ऐसा तो नहीं है कि आज मनुष्य है ना, तो मनुष्य को आज बकरी नहीं मिला तो कुछ और नहीं खाएगा, तो वो साबूदाना भी खा सकता है। ओके, विकल्प तो रहता ही ना। ओके, बकरी नहीं मिला तो मुर्गा खा सकता है, कुछ और भी तो विकल्प हमेशा मौजूद रहता है खाने का, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंडेंट रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तथा रसायनों का चक्रण होता है। ओके, और रसायनों का भी चक्रण आपने देखा है, जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण आप देखे हैं, है ना, या फिर CO2 चक्र देखे हैं, H2O का चक्र देखे हैं। तो ये सब रसायन का ही चक्र तो हुआ। H2 भी रसायन है, जल भी रसायन है, CO2 भी रसायन है। ओके, इवन नाइट्रोजन साइकिल भी आप देखे हैं। ओके, तो रसायनों का चक्रण होता, ऊर्जा का प्रवाह भी होता है। ओके, और ऊर्जा के प्रवाह को लेकर के ये चीज़ देखा गया है। पोषक तथा खाद्य स्तर, ट्रॉपिक लेवल ऊर्जा पिरामिड में एक जीव की स्थिति को दर्शाता है। और ये ऊर्जा पिरामिड की बात यहाँ देखिए, और यहाँ से प्रश्न बिल्कुल आता है। हाँ, और ये आप साइंस में भी पढ़ेंगे ये सेक्शन, है ना, जो कि मैं जो 10% रूल पढ़ा था पहली बार साइंस में ही पढ़ा था, 9th या 10th के साइंस में पढ़ा था। अब एग्जैक्ट याद नहीं है कि किसमें पढ़ा था, लेकिन है। रेमंड लिंदमन, ओके, ने वर्ष 1942 में दशांश का नियम दिया था, जिसके अनुसार हर स्तर पर ऊर्जा का क्षय होता है। 10% नियम का अर्थ है कि पारिस्थितिकी तंत्र में जब ऊर्जा खाद्य स्तर से अगले स्तर पर पहुंचती है, तो अगले स्तर तक ऊर्जा का केवल 10% ही पहुंच जाता है, शेष ऊष्मा के रूप में उपयोग हो जाता है। तो आप ये जो देख पा रहे हैं ना, यहाँ आप जो देखे थे उत्पादक, है ना, उत्पादक के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है ना, पेड़ पौधे के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है। लेकिन जैसे ही आप जाएंगे, है ना, इसके पास यदि मान लीजिए 1000 एनर्जी था, ये मान लीजिए 10,000 एनर्जी था, 10,000 यूनिट, है ना, तो उपभोक्ता के पास पहुंचेगा 100, मतलब 1000, है ना, क्योंकि 10% ही पहुंच रहे हैं। ओके, 1000 पहुंचेगा, फिर उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता के पास 10% पहुंचेगा, 100 पहुंचेगा, है ना, ठीक। और तृतीय उपभोक्ता के पास मात्र इसका 10%, मतलब 10 पहुंचेगा। ओके, तो आप समझ रहे हैं कि भाई इतना यूनिट हम एनर्जी उत्पादक के पास देख रहे थे, और तृतीय उपभोक्ता के पास पहुंचते पहुंचते मात्र इतना एनर्जी। इसीलिए आप देखेंगे कि इसको ज़्यादा खाना पड़ता है ना, जो तृतीय उपभोक्ता है उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए ना, इसलिए ज़्यादा खाना पड़ता है। लेकिन प्राथमिक उपभोक्ता को हम घास कितना खाना पड़ता है, बकरी को कितना घास खाते हुए देखे हैं, या टिड्डियों को कितना घास खाते हुए देखे हैं, है ना। टिड्डियों का समूह भले कुछ कर सकता है, लेकिन एक टिड्डी को देखेंगे या एक बकरी को देखेंगे, क्या वो तृतीय उपभोक्ता के बराबर खाती है बकरी? बिल्कुल नहीं, है ना। तो इसीलिए, या फिर हम मनुष्य भी हैं, ओके तो जब मांस मछली खाते हैं तो उस समय ज़्यादा खाते हैं, है ना। आप लोगों को फील होता है कि नहीं? अच्छा, आप में से कितने नॉनवेज खाते हैं? हम नहीं खाते हैं सर, बचपन से ही। चलिए, खाते हैं सर। तो वही है, जब नॉनवेज खाना हो तो उसमें ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि नॉनवेज से एनर्जी कम मिलता है, तो हम मुझे मिल जाए इसीलिए ज़्यादा खा लेते हैं, है ना। हाँ सर, देखा जाता है, बनता है उस दिन सबका डोज बढ़ जाता है। जो रोज जो वो एनर्जी लेवल मेंटेन करने के लिए होता है ना। तो जो 10%। जो नॉनवेज खाता है ना, वो कहीं भी जाएगा ना तो पूछेगा क्या प्रोग्राम है। हाँ सही पुष्पम जी, आप नहीं खाती हैं का? नहीं, हम लोग तो जन्म से ही शाकाहारी। तो चलिए हम लेकिन हम नहीं बात ये सोचते समझते हैं। हैं
हम नहीं पूछते हैं। क्या? हम नहीं पूछते, और पार्टी वार्टी में तो जान के बनता भी तो नहीं खाते, वेज ही खाते हैं। नहीं, आप नहीं पूछते हैं, मतलब 100 गो में 90 को तो ऐसा ही रहता है, कहेगा आज पार्टी है, ये वाला चलना है। तो चलिए हम ये चाहेंगे कि 10% रूल आपको समझ आ जानी चाहिए कि यहाँ जितनी ऊर्जा है ना, उसका मात्र 10% ही इसको मिलेगा, है ना। इसके पास जितना ऊर्जा पहुंचा है उसका मात्र 10% इसके पास पहुंचेगा, है ना। इसके पास जितना ऊर्जा है उसका मात्र 10% इसके पास पहुंचा, है ना। और रेमसन लिंडमैन, क्या नाम था इनका, 1942, रेमंड लिंडमैन। ओके। रेमंड लिंडमैन। हाँ, तो ये याद रखेंगे, रेमंड लिंडमैन का नाम याद रखेंगे, क्या पता नाम पूछ ले। ओके। और 10% का रूल आप समझ गए, है ना, कि मान लीजिए ऑप्शन में ही आ जाएगा 10%, 20%, 30%, 100%, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है 10% आपको लगाना है, ठीक है। और ये भी आप देखिए कि हम जैसे मास्टर आ गया और पूछ लिया कि भाई उत्पादक के पास जो है 1000 जूल का एनर्जी है, तो बताओ द्वितीयक उपभोक्ता के पास कितना जूल पहुंचेगा, है ना। तो आप क्या बताएंगे, आंसर क्या हो जाएगा इसका? 10% है सर। 10%। क्या? 10% ऊर्जा ग्रहण करते हैं सर। इतना कितना जूल, यहाँ कितना जूल लिखूं ये बताइए। हमने कहा कि उत्पादक के 1000 का पास, 10%। गलत कर गई ना आप लोग। नहीं, 100 में 10% ग्रहण करते हैं, 90% उत्सर्जन हो जाता है। 1000 ना बोले थे, मैं कितना बोले यहाँ थे? मैं यहाँ कितना लिखूं, उत्पादक के पास 1000 जूल का एनर्जी है, तो द्वितीयक उपभोक्ता के पास कितना एनर्जी अच्छा। पहुंचेगा बताइए। आप डायरेक्टली यहाँ पहुंचा दिए भाई, पहले तो प्राथमिक उपभोक्ता कंज्यूम करेगा ना 10%, मतलब 100। ओके। जी। फिर इस 100 का 10%, 10 जूल, तो द्वितीयक इसके उपभोक्ता के प्लस पास हो 10 जूल जाएगा सर, पहुंचेगा। फिर इसका 100 का 10%। 100 आएगा, 10 आएगा, फिर 0 हो जाएगा। 1 होगा, 0 वही नहीं होगा। 1। ओके। 01 होगा ना। हाँ। तो तृतीयक उपभोक्ता और उत्पादक के बीच देखिए 1000 टाइम्स का अंतर है ना। तृतीयक उपभोक्ता के पास जो एनर्जी है उससे 1000 टाइम्स एनर्जी इसके पास है ना, दिख रहा है ना, 1 है तो 1000 है। तो आप जी। पूछा और पहले ही क्वेश्चन आप गलत कर दिए, है ना। भाई आप नहीं सर, हम बाजार नहीं देखे सर, हम सोचे 100 में पूछ रहे हैं आप। तो 100 में भी पूछते तो फिर सर 100 तो बोलने वाले ही थे, लेकिन आप फिर क्या चेंज कर दिए, तो हम सोचे कि क्या पता 100 नहीं होगा। नहीं, तो 100 हमने 100 उत्तर कहाँ आ रहा है, 10 जूल आ रहा है ना। 1000 का 10% तो इन 110 ही होगा ना। अरे पहले नहीं, क्या क्वेश्चन पूछे हैं देख लीजिए। प्राथमिक प्राथमिक उपभोक्ता में सर 100 गया ना। तो हम द्वितीयक उपभोक्ता के बारे में बात कर रहे थे ना। हाँ, तो उसमें 10 जाएगा। उत्पादक, है ना, इसको मैंने कहा था 1000 जूल है ना। फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, और फिर तृतीयक उपभोक्ता, है ना। तो फिर हम आपसे ये पूछे कि सर द्वितीय के पास, यहाँ कितना, द्वितीय तो पहले उपभोक्ता का प्राथमिक 100 उपभोक्ता को है। देंगे ना 10%, है ना। 1000 का 10% कितना हुआ, 100 हुआ, है ना। फिर 100। इस 100 का 10% मिलेगा द्वितीयक उपभोक्ता को, 10 मिलेगा, है ना। और आप आपसे पूछे होते तृतीयक उपभोक्ता को कितना मिलेगा, तो भाई 1 जूल मिलेगा, है ना। तो समझिए कि उत्पादक के पास 1000 जूल की एनर्जी है, तो तृतीयक उपभोक्ता के पास मात्र और मात्र 1 जूल पहुंच रहा है। इसका मतलब ये निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि तृतीयक उपभोक्ता से 1000 टाइम्स अधिक एनर्जी उत्पादक के पास होता है, ठीक है। ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हम? सर इससे तब तो अच्छा है कि शाकाहारी आदमी अच्छा है। बिल्कुल। वो तो डायरेक्ट खाता है, एकदम उपभोक्ता से, उत्पादक से लेते हैं। ठीक है, तो कम इसीलिए शाकाहारी भोजन कम करना चाहिए। तो ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगा आप लोगों को। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि नहीं, है ना। ऐसे ही आपको पूछ लिया जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता और उत्पादक के बीच कितने का रिलेशन है, तो भाई द्वितीयक उपभोक्ता 10 है तो ये 1000 है, इसका मतलब 100 टाइम्स है ना। ऐसे ही प्राथमिक उपभोक्ता से 10 टाइम्स है। ओके, तो परसेंटेज वाइज देखा जाए तो भी आप समझ गई, और नंबर वाइज देखा जाए तो भी आप समझ गई, है ना।
तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। देखिए एग्जामिनर कितना सोचता है उसी हिसाब से आपको भी सोचना पड़ेगा ना, है ना। एग्जामिनर मैथ्स ही देना चाहेगा तो क्या कर लेंगे आप, कुछ नहीं कर सकती हैं। और ये चीज़ आप और आसान भी है ना। तो रेमन लेनमंद और 10% रूल आप समझ गए होंगे, है ना। ओके और देखिए 10% का फॉर्मूला तो रेमन लेनमन दिया था, है ना। लेकिन जो पिरामिड बनाने का की बात आई थी, पिरामिड की अवधारणा चार्ल्स एल्टन ने किया। ओके तो एक चार्ल्स एल्टन भी हैं जो पिरामिड की बात किया। और वो नाम उसे जो है पूछने की संभावना भी रहती है ना। और हम जो भारतीय एजुकेशन सिस्टम है ना उसमें रोट लर्निंग पे ज़्यादा फोकस है। ओके अब ये इस तरह के प्रश्न कम देंगे आपको, है ना। इस तरह के प्रश्न शायद ही दे, है ना। इस तरह से सोचेगा ही नहीं कोई कि एप्लीकेशन क्या है भाई, एक एप्लीकेशन से प्रश्न पूछो। लेकिन उनको पूछना है भाई रेमंड लिनवन, ओके चार्ल्स एल्टन, है ना। इस तरह के प्रश्न पूछेंगे आपसे। ओके तो ये थोड़ा सा दिमाग, पिरामिड, है ना, पिरामिड एल्टन। ओके फिर इसमें डेट भी दिया है, चार्ल्स एल्टन 1927 में परिस्थितिकी पिरामिड का धारणा का विकास किया। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। ओके तो ये 1927 लिखा है। जी सर। ठीक है तो आप लोग अपने किताब में अपडेट कर लीजिए। वैसे आपके पास, आप लोगों के पास अपडेटेड ही होगा मुझे उम्मीद है ना। आप कहेंगे तो मैं भी अपडेटेड खरीद लूँ, लेकिन ये है कि इस किताब में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, इसीलिए कि भाई मतलब जब अपनी मैं तैयारी कर रहा था तो इसी किताब का यूज़ किया था। ओके और इसी किताब को पढ़ के 37 आ सकता है ना। हाँ लेकिन आप लोग का मैथ्स कैसा है इस पर भी निर्भर करता है 37 आना। आप 30 भी ला लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। 30 ही लाइए, 30 भी ला के उधर आप ले आइए। यदि नीट होना है तो 60 से 65 ले आइए, है ना। यदि जेआरएफ होना है तो ऑब्वियस सी बात है आपको 70 लाना होगा। ओके नहीं तो हमारे तरह लाइए 77, 37 + 77। चलिए हम जीव संख्या पिरामिड देखते हैं। ओके संख्या के आधार पर, और संख्या के आधार पर हम एक तरह से आपको दिखा ही दिए हैं, है ना। जीव संख्या के आधार पर मैंने आपको दिखा ही दिया है ये पिरामिड, है ना। फिर भी देखते हैं क्या चीज़। यह पारितंत्र के विभिन्न आहार स्तरों पर पाए जाने वाले जीवों की संख्या का तुलनात्मक अध्ययन है। यह दो प्रकार के हो सकते हैं, सीधा पारितंत्र, अपराइट इकोलॉजिकल पिरामिड, है ना। अपराइट का मतलब इस तरह का, ठीक, या इस तरह का, सॉरी। तो एक इस तरह का भी बनेगा, इस तरह का अपराइट, ये वाला, है ना। और दूसरी तरफ आप देखेंगे उल्टा या औंधा पिरामिड, है ना। ठीक ये इस तरह का पिरामिड। ओके देखते हैं कि क्या चल रहा है। सीधा पिरामिड जो है इसमें उत्पादक की संख्या अधिक होती है ना। आपने देखा है सीधा पिरामिड, आपने देखा ही है सीधा पिरामिड, उत्पादक की संख्या अधिक थी यहाँ, है ना। तो सीधा पिरामिड में यही स्थिति रहती है। जैसा हम पिरामिड के नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं जीवों की संख्या कम होती जाती है। उदाहरण जलीय और घासीय मैदान पारितंत्र। ओके तो घासीय मैदान का पारितंत्र देखना शुरू करेंगे, है ना। तो वही है, घासीय मैदान में पहले बहुत घास होगा, है ना। उसके बाद घास चरने वाले बकरी होंगे, है ना। फिर बकरी को चरने वाले कौन होंगे, बकरी को कुत्ते खा लिए मान लीजिए, है ना। फिर उसके बाद जो है शेर बाघ आ गए। तो कुछ इस तरह का है ना। ऐसे ही जलीय पिरामिड, तो आप जलीय और घासीय दोनों याद रखेंगे, हाँ। ये सीधा पारितंत्र होता है, ओके सीधा पिरामिड बनता है। दूसरी तरफ आपको एक चीज़ दिखाया गया है जहाँ देखिए ये प्रश्न पूछने का संभावना बहुत कम है ना।
लेकिन उल्टा पिरामिड कहाँ बनता है, ये प्रश्न पूछने की संभावना अधिक रहती है। ये थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है ना। उल्टा पिरामिड वृक्ष पारितंत्र या औंधा पारितंत्र का उदाहरण है। वन पारितंत्र उपयुक्त दोनों पारितंत्र के मध्य आता है। ओके, तो वृक्ष पारितंत्र जो है ना वो आपका औंधा पिरामिड बनाता है। अब देखिए यहाँ उत्पादक कौन है ना, पेड़। पेड़ और पेड़ मान लीजिए फल वल है ना, उसको खाने वाले चिड़िया हैं, है ना। और चिड़िया, अच्छा एक क्या कह रहे हैं, एक मिनट। एक पेड़ है, यदि यदि खाने की बात ना करके संख्या वाइज देखा जाए तो एक पेड़ है, उस पर आश्रित पेड़ पौधे भी और कीड़े भी हैं। पेड़ पौधे और कीड़े भी हैं कि नहीं, मतलब सॉरी क्या कहते हैं, चिड़िया और कीड़े दोनों मौजूद हैं इस पेड़ के आश्रय। हालांकि ये थोड़ा सा, अच्छा आपके किताब में भी इस तरह की कुछ दिया हुआ है औंधा पिरामिड? सर मेरा किताब में है ही नहीं। क्योंकि हाँ यहाँ मेरे फॉल्ट में लग यही रहा है है। सर, लेकिन सर वही नहीं समझ में आ रहा है कि चिड़िया और कीड़ा में क्या ये रिलेशन है। ये वो मतलब थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है ना। हम्म है वैसे ये संख्या के आधार पे ही है सर, हम्म इसको खाने पीने वाले से मतलब कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। हम्म ओके, चलिए कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं कुछ। हमें जो याद है उस हिसाब से। सर वैसे चिड़िया जो है फाइटोप्लान, सर, छोटे छोटे कीड़े को जो समुद्र का पिरामिड है ना, समुद्र का जो पारिस्थितिकी तंत्र है ना, वहाँ जो है उल्टा पिरामिड बनता है। समुद्र का जो है, वैसे एक मिनट रुक जाइए, मास वाइज देखा जाता है उल्टा पिरामिड में। चलिए, ये मास आधार पर हम उल्टा पिरामिड देख सकते हैं। और कहाँ देखेंगे, किस तरह से देखेंगे, वो थोड़ा सा समझने का देखते हैं। बायोमास के आधार पर ये होता है। ओके, लेकिन यहाँ जीव संख्या का दिया हुआ है। ओके, तो आप, मैं चाहूँगा ना सिर्फ और सिर्फ जीव संख्या वाला एक ही याद रखिएगा, सीधा पारितंत्र वाला। ठीक है, ठीक, जीव संख्या वाला। ओके, वैसे एक चीज़ हम देखते हैं जीव संख्या के आधार पर। एक पेड़ है ना, एक पेड़ है, एक पेड़ पर कुछ जो है चिड़िया है ना, कुछ ही चिड़िया होगी, लेकिन उससे अधिक संख्या में कीड़े मौजूद रहेंगे कि नहीं, उस पेड़ के डिपेंडेंट देखा जाए तो, है ना, संख्या के आधार पर। जैसे एक आम का पेड़ लेते हैं, है ना, आम का पेड़ लेते हैं, ठीक। आम का पेड़ आप ले रहे हैं, तो आम के पेड़ पर जो है, ये आपका एक आम का पेड़ है ना, एक आम का पेड़ है, ठीक। इस आम के पेड़ पर डिपेंडेंट देखा जाए कुछ चिड़िया होंगी, लेकिन इसी आम के पेड़ पर डिपेंडेंट आप देखेंगे चिड़िया, मतलब जो कीटों की संख्या है, कीटों की संख्या है वो कितनी होगी, है ना। आप लोग देख रखे हैं, आम का पेड़ देखें, उसमें कीड़े, लाल कीड़े देखें आप लोग, ये चींटी टाइप में जो लाल चींटी होती हाँ 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 है सर। ना। एक बार मुझे काट लिया था, वही वही से मैं एग्जाम्पल उठा रहा हूँ, है ना। मैं नानी गांव सर में था। मट्टा कहते हैं उसको देहाती में। क्या कहते हैं? घोड़ा, मट्टा, मट्टा किसे? हाँ, घोड़ा। तो अब मुझे लग रहा है हाँ कि आप मुझे लोग वही समझ था। गई होंगी, संख्या के आधार पे ये देखा जाए तो उल्टा पिरामिड बन रहा है ना। एक पेड़ है, तो पेड़ पे कुछ चिड़िया, है ना, और उसी पेड़ पर आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे कीड़े हैं, है ना। तो संख्या के आधार पर उल्टा पिरामिड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक। लेकिन घास के मैदान, सर समुद्र का बोले हैं, उसको अभी उल्टा बायोमास के आधार पर पिरामिड देखेंगे। एक मिनट, एक मिनट, बायोमास जी के आधार जी। पर अभी हम देखेंगे समुद्र वाला, है ना, ठीक है। ये संख्या के आधार पर था, इसीलिए संख्या के आधार पर था ना। ये देखिए, जीव संख्या का पिरामिड है। ओके, बायोमास एक तरह से मास के आधार पर पिरामिड अलग होगा, है ना। लेकिन यहाँ जीव संख्या के आधार पर देख रहे थे, तो चाहे जलीय रहे चाहे घासीय रहे, दोनों का सीधा पिरामिड बनेगा। लेकिन जीव संख्या के आधार पर ही वृक्ष का जो पिरामिड है ना, वो उल्टा बन रहा है। और इसका एग्जाम्पल आपने एक आम के पेड़ के माध्यम से समझ लिया। ओके, क्लियर है कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि वृक्ष का पिरामिड कैसा होगा संख्या के आधार पे, तो आप क्या बताएंगे? उल्टा।
सभी को हाँ सर, ब्रिक्स सभी के को आधार क्लियर से होगा ना होता है। पुष्पम? उल्टा अंधा पारीकरण। हाँ, तो आपकी किताब में नहीं है, लेकिन आप याद रखिएगा ना। जी सर, ये सबको चर्चों नहीं है इसमें। कोई बात नहीं। तो हमारा किताब अच्छा है ना? इस चैप्टर में सही इस पुराना वाला बुक में बहुत कुछ दिया है, इसमें बहुत कम कुछ है। अब मेरे वाला में ना सर, उसमें जो पढ़ा है ना उच्च वाला, उसमें थोड़ा बहुत कम दिया हुआ है, इसमें सही दिया हुआ है। ठीक है, तो वही एडिशन एडिशन का फर्क है। जहाँ बस अपडेट दिखेगा वहाँ हम अपडेट कर लेंगे। सर इसका पेज 71 बताए थे ना कल आप? हाँ, पेज इसका इसी को निकलवा रहा है, हमारा बुक मिला नहीं है। निकलवा लीजिए, आपके पास तो सारा सिस्टम है। इसमें एक कॉन्सेप्ट बॉक्स बना हुआ है, उसमें ओलिगोट्रॉफिक है, मेसोट्रॉफिक है, यूट्रोट्रॉफिक है, हाइप्रोट्रॉफिक है, डिस्ट्रोफिक है। और ओके, इसको आपको ना ये दे रखा होगा। जलीय प्राणी में खाद्य स्तर का। ओके, कोई बात नहीं, इधर हम आते हैं। जैव मात्रा का, अच्छा, ऊर्जा पिरामिड आप देख लीजिए, है ना। ऊर्जा पिरामिड हमेशा ऐसे ही होगा, है ना, सीधा ही होगा, क्योंकि 10% रूल फॉलो होगा। ओके, तो ऊर्जा पिरामिड के बारे में यदि आपसे पूछे तो हमेशा कहेंगे सीधा होता है। यह सदैव सीधा होता है ना। आपसे मान लीजिए स्टेटमेंट बना दे, और क्यों होता है सीधा, आप समझ गए कि भाई जो भी उत्पादक होगा उसके पास ज़्यादा एनर्जी होगा, है ना, तो ज़्यादा वाला नीचे रहेगा, ठीक, फैला हुआ रहेगा ना। फिर उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, है ना। तो ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है। इसमें 10% का नियम लागू होता है। हर पोषक तल पर ऊर्जा क्रमशः कम होती जाती है, और प्रत्येक पोषण तल की जंतु केवल 10% ऊर्जा अगले स्तर को दे पाते हैं। ओके, तो ये हमेशा सीधा होगा। क्यों सीधा हो रहा है, इतनी सारी बातें हम कर चुके हैं इसके बारे में। ऊर्जा पिरामिड के बारे में कहाँ चले गए, ये सभी ऊर्जा पिरामिड तो ही था, है ना। तो ऊर्जा पिरामिड हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। संख्या वाइज हम लोग देख चुके हैं, है ना। और संख्या वाइज, जब भी संख्या वाइज पूछे ना, तुरंत फिगर बना लीजिएगा, है ना, और सोचना शुरू कर दीजिएगा। एक घास का मैदान होगा, घास के मैदान में जो जो मौजूद रहेगा ठीक है। और वृक्ष का पिरामिड आपको बनाना था, वैसे भी एग्जामिनर सब यहीं से प्रश्न उठा लेता है, तो टेंशन मत लीजिए। जैव, पता है सर, इतने दिन से हम ये पढ़ रहे हैं, मतलब बहुत पहले से भी पढ़ रहे हैं इसको और जान भी रहे हैं, लेकिन आज हम इस चीज को सोच पा रहे हैं कि पिरामिड मतलब ऐसे क्यों बनता है, ये स्ट्रक्चर, क्योंकि ये ज्यादा की संख्या में, हम्म, नीचे ज्यादा है ऊपर कम में, मतलब ये लाइन पहली बार सोच रहे हैं। अच्छा, हाँ, मतलब ऐसा कभी सोचे ही नहीं कि ये पिरामिड ऐसे क्यों बनता है, मतलब। चलिए अच्छी बात है ना, कि कुछ अलग सोच पा रही हैं, है ना। नहीं है भाई, तो प्रैक्टिकल फॉर्म में पढ़ेंगे तो कंसेप्ट क्लियर होगा, है ना। अब देखिए, जीव जैव मात्रा का पिरामिड। द जैव मात्रा का मतलब यहाँ मास से है ना। मास, मास मतलब द्रव्यमान, इससे है। ओके, तो द्रव्यमान के सेक्शन में हम देखते हैं, तालाब और जल पारितंत्र के सिवा सभी सीधे पारितंत्र बनते हैं। ओके, तो तालाब वाला जो पारितंत्र है ना आपका, तालाब पारितंत्र, वो उल्टा रहता है। क्यों? क्योंकि देखिए उसमें मास देखा जाए, है ना, शैवाल आपको दिखेगा बहुत ज़्यादा है ना। शैवाल आपको दिखेगा, एक तालाब में शैवाल देखेंगे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन उसका मास करेंगे ना, है ना, उसका वेट करेंगे तो वह आपको बहुत कम दिखेगा, है कि नहीं। क्लियर, मास वाइज देखा जाए, हाँ सर। संख्या तो ये उल्टा हो जाएगा, है ना। जैसे आपने जलीय पारितंत्र देखा था, है ना, जलीय पारितंत्र ये था तो बिल्कुल सीधा पारितंत्र था ना, ये जो सीधा पिरामिड बना था संख्या के आधार पे। लेकिन इसी चीज को मास के आधार पर देखेंगे, बायोमास के आधार पर देखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ सर, समझ गए। ये वाला, ठीक है। हाँ सर, जैसे इसके अपेक्षा मछली तो जी ज्यादा ही, उसका मांस तो ज्यादा ही होगा ना। अब देखिए, एक देखिए क्या क्या है, शैवाल दिखाया है आपको। शैवाल, शैवाल एक जल में क्या रहता है, शैवाल रहता है, मछली रहती है। ओके, समुद्र ही पहुंच जाइए, उसके बाद आपको जो है व्हेल मछली सब दिख रही है ना, ये सब है। ओके, तो मास वाइज देखिए तो आप देखेंगे शैवाल कितना भी संख्या में बहुत अधिक है शैवाल। ओके, क्योंकि संख्या वाइज आपने पिरामिड ये देखा है, संख्या वाइज पिरामिड तो ये बना है, सीधा पिरामिड बना है संख्या वाइज। लेकिन बायोमास के आधार पर, बायोमास के आधार पर
सीधा पिरामिड बनेगा, है ना, बायोमास के आधार पर, सॉरी उल्टा पिरामिड बनेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास यही चीज़ है। तो शैवाल आप संख्यावाइज यहाँ रखेंगे, मछली यहाँ रखेंगे और वेल यहाँ रखेंगे, है ना, संख्यावाइज, लेकिन बायोमास के आधार पर शैवाल यहाँ रहेगा, है ना, शैवाल आपका यहाँ रहेगा। ओके, उसके बाद मछली और फिर वेल, मास के आधार पर। मास मतलब आप समझ पा रहे हैं ना, द्रव्यमान, द्रव्यमान। ओके ओके, सीधा वेट के हिसाब से देख लीजिए ना। ओके, एक वेल मछली को आप तोलेंगे, उसके उसमें कितनी सारी, भले बहुत सारी मछलियां हैं संख्या वाइज देखा जाए तो, लेकिन एक वेल की तुलना में भले वेल एक ही है, कई मछलियों के बराबर होगा। तो अब क्लियर हुआ कि जो है बायोमास के आधार पर जो जलीय पिरामिड होगा, है ना, जलीय पिरामिड होगा वो उल्टा होगा, है ना, बायोमास के आधार पर। संख्या के आधार पर वो भी सीधा होगा, ठीक। संख्या के आधार पर ब्रिक्स पिरामिड आप देखे थे वो उल्टा था, है ना। ऊर्जा पिरामिड आपने देखा, ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होगा, ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होगा, है ना। और क्यों सीधा होगा? 10% रूल की वजह से, ठीक। तो समराइज हो गया, संख्या वाइज क्या सीन बन रहा है। ओके, जो जलीय और स्थलीय दोनों सीधा होगा, लेकिन ब्रिक्स पिरामिड उल्टा होगा। ओके, बायोमास के आधार पर सभी सीधा होगा, लेकिन जलीय पिरामिड जो है बायोमास के आधार पर उल्टा होगा। और ऊर्जा पिरामिड आप देख पा रहे हैं वो हमेशा सीधा होगा। क्लियर हो गया ये सारी चीजें? तीन ही चीज ये पूरा समरी है, और यहाँ से प्रश्न बनाने के लिए क्या नहीं बन सकता प्रश्न पिरामिड वाला। ओके, और तीनों कंसेप्ट समझ आ गया ना? जी सर, आ गया। ओके, हाँ सर। चलिए हम अब इकोटोन पढ़ते हैं। इकोटोन नॉर्मल एक ही लाइन में लिख दिया है, और उसके आगे इकोटोन के बारे में कुछ बात भी नहीं किया होगा, मुझे जहाँ तक याद है। ओके, इकोटोन देख लेते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र से दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र की सीमा को पूर्ण रूप से चिन्हित नहीं किया जा सकता है, इसका परस्पर मिश्रण हो जाता है। एक छील के कई पारिस्थितिकी तंत्र हो सकते हैं। वैज्ञानिक इन मिश्रित क्षेत्र को इकोटोन कहा है। ओके, तो एक पारिस्थितिकी तंत्र ये हुआ है। ओके, दूसरा पारिस्थितिकी तंत्र ये है। ओके, यहाँ से शुरू है। तो ये जो एरिया है ना, हाँ, यूनियन का एरिया कह सकते हैं, है ना, जहाँ एक पारिस्थितिकी तंत्र दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र से मिलते हैं। ओके, जो कॉमन एरिया होता है उसी को हम लोग इकोटोन कहते हैं। ओके, सामान्य चीज। क्लियर या नहीं? तो मुझे लगता है क्लियर ही है। ओके, एक चीज देखिए, सर क्या बोले थे सर, कॉमन पॉइंट सर, इसका दूसरा डिफिनेशन इसमें दिया है। क्या दे दिया है? सर इसमें दिया है इकोटोन दो विभिन्न बायो परिस्थितिकी तंत्र या आवासों के बीच का संक्रमण क्षेत्र होता है। हाँ, तो वही संक्रमण क्षेत्र। और आगे कुछ दिया है? जो अधिकतर जैव विविधता का केंद्र होता है, और यहाँ प्रजातियों के बीच विभिन्न प्रकार की बातचीत होती है। इसमें निम्नलिखित प्रमुख अवधारणाएं शामिल है, 4 को शामिल दिया है इसमें। ओके, इसमें किनारा प्रभाव, आवास हानि, जैव विविधता हॉटस्पॉट और विखंडन दिया है। कोई बात नहीं। मेन बात इकोटोन हम जो बताने का कोशिश कर रहे हैं वो देख लीजिए। एक पारिस्थितिकी तंत्र ये है, 1 नंबर का पारिस्थितिकी तंत्र, है ना। दूसरा पारिस्थितिकी तंत्र मान लीजिए ये है आपका, यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। ऐसा 100% सेपरेट रहेगा, है ना, कि तुम यहीं तक रहोगे, यहाँ तक रहोगे, हम यहाँ से शुरू होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है ना। पारिस्थितिकी तंत्र है भाई, हाँ, ये थोड़ी है कि चाइना पाकिस्तान का बॉर्डर है या इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है ना। वहाँ भी कॉमन एरिया एलओसी है ना। तो जो एलओसी टाइप एरिया है ना, कि ये भारत का भी एरिया है, ये पाकिस्तान का भी एरिया है ना, जो एलओसी टाइप एरिया है। ओके, उसी को आप समझिए कि ये इकोटोन है। और जब इकोटोन होगा इसका मतलब संक्रमण होगा कि नहीं, है ना, कि भाई ये भी इधर के कुछ हैं यहाँ तक और इधर वाले भी यहाँ तक हैं, तो ये संक्रमण क्षेत्र होगा। और संक्रमण क्षेत्र का मतलब होता है जहाँ 2 मिक्स हो रहे होते हैं, और जहाँ 2 मिक्स होंगे तो जैव विविधता अधिक होगी कि नहीं, है ना। तो इकोटोन में जैव विविधता अधिक होगी। जैव विविधता का मतलब है अधिक संख्या में पेड़ होंगे, क्योंकि दोनों टाइप के पेड़ यहाँ पाए जा रहे हैं ना, इस पारिस्थितिकी तंत्र और इस पारिस्थितिकी तंत्र के, है ना।
ओके, दोनों टाइप के पशु पक्षी पाए जा रहे हैं, दोनों टाइप के जो है आप मिट्टियाँ देख सकते हैं, है ना, वायुमंडल देख सकते हैं। तो मिक्स जो स्थिति रहती है वो इकोटोन की ये स्थिति रहती है। यही सारी आपकी किताब में भी लिखा हुआ है। ओके, क्लियर? यस सर। ओके, अब हम देखते हैं बायोम। कम से कम यहाँ तक तो कर ही लेंगे। ओके कि सर भाई, बायोम करके छोड़ दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, बायोम करके हम छोड़ेंगे। बायोम एक बहुत बड़े पारितंत्र जैसा प्रतीत होता है, जबकि ऐसा नहीं है। बायोम पृथ्वी की सतह पर बहुत बड़े पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्र के रूप में है, जिस पर जीव और वनस्पति अपने वातावरण के अनुकूल ढल चुके होते हैं। बायोम मुख्यतः अजैविक कारकों से, जैसे कि जलवायु, रिलीफ विज्ञान, मिट्टी और वनस्पति आदि से परिभाषित होते हैं। इनको मुख्यतः 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है: मरुस्थलीय बायोम, वनीय बायोम, जलीय बायोम, घासीय मैदान के बायोम और टुंड्रा क्षेत्र के बायोम। बायोम पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओके, ये आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से बायोम यहाँ आप देख पा रहे हैं, है ना। अब देखिए कि आप मरुस्थलीय बायोम बायोम में क्या देख पाएंगे, है ना? यदि मरुस्थलीय, वो भी एक तरह से पारितंत्र ही है, लेकिन आप मरुस्थल में जाएंगे तो बिल्कुल सब कुछ आपको अलग दिखेगा, है ना। ऐसे ही टुंड्रा प्रदेश पहुंच गए, जैसे हिमाचल के और ऊपर पहुंच गए, है ना, ठीक है, या फिर ध्रुवों पर पहुंच गए आप, है ना, कनाडा के ऊपर पहुंच गए, तो ये सब आपको टुंड्रा क्षेत्र के बायोम होंगे। तो वहाँ अलग टाइप की वनस्पति पाई जाएगी कि नहीं। ओके, जैसे ही आप पहुंचे राजस्थान, राजस्थान में कटीली झाड़ियाँ मिलने लगेगी, जो है, उष्ण कटिबंधीय। हाँ। तो ऐसे ही टुंड्रा प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ दूसरे टाइप की वनस्पति वही देवदार की मिलेंगे, फर्न मिलेंगे, इस तरह की चीज़ें मिलेंगे, है ना। और जीव जंतु भाई देखा जाए तो भाई, है ना, बर्फ वाले आपको क्या क्या मिल सकते हैं, जो भी वहाँ मौजूद रहता है। ओके, तो हर एक क्षेत्र का अपना अपना बायोम है। और हम जब भी बायोम की बात कर रहे हैं तो अजैविक कारकों के आधार पर देख देख पा रहे हैं ना। अजैविक कारक, जैसे मरुस्थल कह रहे हैं तो वही वहाँ के रेत आपको याद आ रहे हैं, है ना, और वहाँ की गर्मी आपको याद आ रही है, तो ये सब अजैविक कारक हो गए, है ना। पानी की मात्रा कम है, टुंड्रा प्रदेश में बर्फ अधिक है। ओके, तो इस तरह की चीज़ें हम अजैविक कारकों के आधार पर बायोम को डिफाइन करते हैं। ओके, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से प्रश्न ना के बराबर आएगा। मेन जो प्रश्न आएगा आज के कंसेप्ट में, हाँ, खाद्य श्रृंखला पिरामिड्स के आधार पर ही आएगा। ओके, चलिए, एक विकल्प चिन्ह क्या है, यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना बहुत कम है। हाँ, मनुष्य में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। उसकी तुलना में प्राकृतिक संसाधन न तो बढ़ रहे हैं, न ही उपयोग की तुलना में नवीकरण किया जा सकता है। ओके, खैर हम इसको कल पढ़ेंगे। क्यों पता नहीं मेरे अंदर क्या जल्दीबाजी चल रही है। ओके, तो इसको कल पढ़ेंगे। तो और कल जो ठीक है सर। ये 4 मंडल जो हैं ये इम्पोर्टेंट होगा, और यहाँ से प्रश्न आता है तो हम कल पूरा समय पृथ्वी के 4 मंडल पर लगाएंगे। ओके, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें यहाँ से कुछ कुछ अपडेटेड फॉर्म में देखना पड़ेगा। ओके, पोल्यूशन है तमाम। चावल। ओके, तो कल हम मिलते हैं।